नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 15 मई 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। बीपीएससी पीटी 71 बीपीएससी पीटी जो भी आपका एग्ज़ाम होगा सितंबर के बाद ही होगा एग्ज़ाम, ये अधिकांश चांस मान करके चलिएगा। वो आपका करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक का पूछा जाता है, तो जो आपको तैयार करना है वो दिसंबर से जनवरी के बीच से आप शुरू कर सकते हैं कि दिसंबर से शुरू कर लिया और जहाँ एग्ज़ाम होगा उसके ठीक 15 दिन पहले तक 20 दिन पहले तक का आप करंट अफेयर तैयार करके जाएंगे प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए। मेंस के लिए 6 मंथ का तैयार करना होता है। कहाँ से तैयार करें? कोई भी एक मैगजीन रखें अपने पास में, किसी भी का मैगजीन एक ले लीजिए और मैं भी मैगजीन देता हूँ, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ में न्यूज़पेपर डिस्कशन और जो इसके एमसीक्यू मैं आपको देता हूं, जो वीडियोस भी आएंगे इसी संडे से, वो आप कर सकते हैं। ये आपके लिए मोर देन एनफ होगा। अंत में सारा कुछ मत इकट्ठा करके रखिएगा कि लास्ट में सारा कुछ कर लेंगे, वो सही तरीका नहीं होता है। सही तरीका होता है कि डे बाय डे आप तैयार करें, जिससे लास्ट में आपके लिए बर्डन न हो जाए। लास्ट में जीएस रिवाइज जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा सही रहता है, करंट पर समय कम देना पड़े। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बंधुओं? तो बहुत सारे टॉपिक हैं, जिसमें एक आपका भारत सरकार के द्वारा उन्नत किस्म की राइस डेवलप किए गए हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ ऑपरेशनल डिटेल आए हैं, जिसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से भारत के सेनाओं ने 26 मिनट के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसको रिपोर्ट किया, बाहर की विदेशी पत्रिका ने, पेपर ने, कि 26 मिनट के लिए हमने अपने एनिमी कंट्री के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको जाम कर दिया था। बिल्कुल जैम करना इसको बोलते हैं, बंद कर दिया था, फ्रीज कर दिया था एक तरीके से। उस 26 मिनट में हमने टारगेट को हिट किया और उसके पश्चात से उनका फिर से एयर डिफेंस सिस्टम काम करना शुरू हुआ। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दिखाता है किस प्रकार से हमने रक्षा के क्षेत्र में तकनीकी बढ़त हासिल की है, जिसके कारण से जान और माल की हानि कम की है हमने। उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आज चर्चा में है, आज इसके पेपर में ही डाला गया है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। हेडलाइन क्या है? हेडलाइन है कि फर्स्ट टाइम पाक जो है, पाकिस्तान जो है वो तैयार हुआ है कि हम इंडस वाटर जो है उस पर आपसे बातचीत करने को तैयार हुए हैं। भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी जो वर्ल्ड बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच में करवाया गया था, उसको सस्पेंड कर दिया पहलगांव अटैक के पश्चात से। और ये बीएसएफ के जवान हैं, इनका नाम है पूरन कुमार साव। ये चले गए थे कहाँ पर? तो पाकिस्तान में चले गए थे, वर्दी में थे ये, इनके पास इनका हथियार भी था, गलती से क्रॉस कर गए थे, उनको कल वापस अटारी बॉर्डर से वापस लाया गया है। ये छोटा सा न्यूज़ है, छोटा सा न्यूज़ आपके प्रीलिम के लिए फैक्ट के तौर पर क्या पता पूछ ले। उसके बाद से है कि जस्टिस BR गवई ये 52वें भारत के CJI बने हैं, 52nd भारत के CJI बने हैं। जस्टिस BR गवई नाम है इनका। राष्ट्रपति महोदया ने इनको कल शपथ ग्रहण करवाया है। राज्यपाल जो होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं वो इनके शपथ ग्रहण करवाते हैं किनका? तो CJI का या अन्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदयों का। तो ये कृपया करके ध्यान में रखें, बड़ा महत्वपूर्ण है। ये भी आज हम लोग देखेंगे कि नोएडा में चिप असेंबल प्लांट बनाया जाएगा, नोएडा में बनाया जाएगा। कौन कौन सी कंपनी है, ये पीटी फैक्ट भी हम लोग करेंगे। और भी कई सारे टॉपिक हैं, तो इसलिए अंत तक देखिएगा वीडियो को, जो कुछ सीख करके जाएं अंत में। कुछ भी जब वीडियो एंड हो तो आपके पास में कुछ हो, ऐसा ना हो कि केवल शेरो शायरी में आपका समय निकल जा रहा है। देखिए पहला टॉपिक क्या है आज का। डिटेल में आया हुआ है कि हाउ डिड इंडिया डेवलप जीनोम एडिटेड राइस। क्या पूछा गया है, क्या बोला गया है कि भारत ने किस प्रकार से जीनोम एडिटेड राइस को डेवलप किया है, तो वो थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसके पक्ष और विपक्ष के मुद्दों को भी पढ़ेंगे। आपसे प्रीलिम एग्जाम में इसके नाम पूछे जाएंगे और मेंस एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या होता है, जीनोम एडिटेड राइस क्या होता है, क्यों आवश्यकता है हमें इस प्रकार के राइस डेवलप करने की, और क्या इसके पक्ष और विपक्ष में मुद्दे हो सकते हैं। इसके सपोर्ट में और इसके अगेंस्ट में आपको पॉइंट लिखने पड़ सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा किया था कि भारत ने 2 किस्मों को जीनोम एडिट यानी कि जीन को एडिट करते हैं हम लोग। वे किसी भी जीवित पदार्थ के जीन में एडिट हो सकता है, जैसे कि पेड़ पौधे, इंसान, उनसे बनने वाले उत्पाद, सभी चीज़ों के जीन में एडिट करके बनाया जा सकता है। का उपयोग करके चावल की 2 नई किस्में बनाई गई हैं। किसने बनाया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के वैज्ञानिकों ने ये कमाल किया है। विशेष रूप से ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन राइस 2023 से 2024 के तहत में इसको डेवलप किया गया है।
कौन सी किस्में हैं, किस्मों का नाम आपसे प्रीलिम एग्जाम में पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, कृपया करके इसको डिटेल में याद भी कर लीजिए। पहले का नाम है DRR धान 100, उच्च पैदावार वाली कर्नाटक में लोकप्रिय किस्म थी और पूसा संबा मसूरी ने इसको विकसित किया गया है। ये 2 किस्में हैं जिनका हाइब्रिड तैयार करके हमने DRR धान 100 को तैयार किया है। ओरिजिनल प्रोडक्ट में जीन एडिट किया, तब जाके हमें DRR धान 100 मिला है। कृपया इसका नाम ध्यान रखें, ये प्रीलिम एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। पूसा DST राइस 1 MTU 1010, ये इसका देखिए इस प्रकार का अजीबोगरीब नाम लग रहा होगा आपको। MTU 1010 का आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन पूसा DST राइस 1 इसका नाम जरूर ध्यान रखें। मारुतेरू आंध्र प्रदेश से उच्च पैदावार वाला एक धान होता है जिसमें हमने जीन एडिट करके इसको बनाया है। कृपया करके ओरिजिनल और जो बनाया है जीन एडिट करके, दोनों को ध्यान में रखें, दोनों को याद करने का प्रयास करें। MCQ में मैंने डाल दिया है। ये उपलब्धता ये किस्में अगले 6 महीने में बड़े पैमाने बीज उत्पादन के बाद 3 सीजन में किसानों के लिए उपलब्ध होंगी। ठीक है, 3 फसल सीजन में किसानों के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। यानी कि इसकी क्या खासियत है तब वो देखते हैं जरा। पोषण व पैदावार, यानी कि पैदावार अधिक हो सकेगा। क्यों चाहिए हमें पैदावार अधिक, थोड़ा सा एनालिसिस पर आते हैं। ये तो फैक्ट हो गए भाई, क्यों चाहिए हमें पैदावार अधिक। इंसान की आबादी बढ़ रही है, एग्रीकल्चर लैंड कम हो रहे हैं। याद कीजिए, अगर ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुआ होता तो क्या लोगों के हम पेट भर पाते। ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या मतलब था भाई, उच्च पैदावार वाली गेहूं की किस्मों को उत्पादित करना, देश में अन्न का उत्पादन को बढ़ाना। आबादी हमारी बढ़ रही थी, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर नहीं बढ़ेगा तो देश में भूखमरी का संकट क्रिएट हो जाएगा। हमें आयात पर निर्भर होना पड़ेगा, बाहर से हमें मंगाना पड़ जाएगा। अब ये कैसे होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड क्यों सिकुड़ रहे हैं, क्योंकि शहरों का विकास हो रहा है, जो एग्रीकल्चर लैंड पर घर बनाए जा रहे हैं। ये भी सच्चाई है, वो भी ज़रूरी है। इंसान की आबादी बढ़ रही है तो इंडस्ट्री, घर, शहर, ये सब निर्माण एग्रीकल्चर लैंड पर ही किया जाता है। तो एग्रीकल्चर लैंड अगर कम होंगे तो हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का पेट तो भरना ही है। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाले समय में हम देखेंगे। अभी ही आपको दिख रहा होगा बेमौसम बरसात, अत्यधिक गर्मी, मतलब बर्दाश्त से बाहर की गर्मी। जब बारिश होना चाहिए तब बारिश नहीं होगा, जब ओलावृष्टि नहीं होना चाहिए तब ओलावृष्टि हो जाएगा। इस प्रकार के संकटों से हमें रक्षा करना अपने फसलों का, नहीं तो अन्न का संकट क्रिएट हो सकता है। दुनिया की जितनी बड़ी आबादी है वो 3 फसलों को अगर हटा दिया जाए, धान, गेहूं और मक्का, ये 3 फसल अगर पृथ्वी से विलुप्त हो जाएं तो इंसान विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारी निर्भरता, दुनिया की जितनी आबादी है 800 करोड़, वो यही 3 फसल खा करके मुख्य रूप से जिंदा रहते हैं, धान, गेहूं और मक्का। बाकी बाई प्रोडक्ट हैं सारे के सारे। देखिए, पहला है उच्च पोषण और पैदावार हमें मिलेगा इससे, जैसे पानी की कमी कीट हमले के प्रति प्रतिरोधी बनाएगा। DRR धान 100 नाइट्रोजन का उपयोग कुशलता से करता है, प्रति हेक्टेयर 4.5 टन की तुलना में 5.37 टन की औसत पैदावार देता है। या खारा पानी, उर्वरक, कीटनाशकों की कम आवश्यकता के साथ भी बढ़ता है ये, यानी कि इसमें कीटनाशक कम चाहिए। नाइट्रोजन वाले जो यूरिया होते हैं खाद, वो भी कम चाहिए हमें। पूसा DST राइस 1 है एक, प्रति हेक्टेयर 3509 किलोग्राम की पैदावार देता है, जो इसकी मूल का जो किस्म थी उससे 30% अधिक देता है। तो समझिए जरा, थोड़ा सा परिवर्तन करके अगर हम प्रोडक्शन को 30% तक बढ़ा सकते हैं तो तब तो ये सही ही होगा। क्या है ये GM फसलें, क्या होती हैं? जीन संपादित तकनीक होती है, जीन एडिटेड वर्जन होता है इसका। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, टेक्नोलॉजिया का उपयोग करते हैं, उसके बाद बनाते हैं इसको। इन किस्मों का SDN1, SDN2 जीन संपादन तकनीक, जो GM नहीं है, का उपयोग करके विकसित किया गया है। इसमें कोई बाहरी जीन नहीं डाला गया है। जो ऑलरेडी धान की किस्में हैं उसमें कुछ ही बाहर से हमने डाले बिना, जो ऑलरेडी हैं उसी में एडिट करके हमने इसको बनाया है। विशेषज्ञ की राय ठीक है, इसको हम स्किप करेंगे। तकनीकी पहलू क्या है? तो SDN1 और SDN2 तकनीकों का उपयोग करके चावल के जीनों को संपादित किया गया है। इससे पहले जब मैंने जीन एडिटेड राइस पढ़ाया था उस दौरान मैंने आपको बताया था कि SDN1 और SDN2 जीन एडिटिंग की वो तकनीक है जिसमें बाहर से किसी भी बाहर से कि दूसरे जीन का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। जो ऑलरेडी है इसी चावल की जीन थी, उसी में काट छाट करके हम इसका उन्नत वर्जन बनाते हैं।
विवाद और प्रतिक्रिया क्या है, तो किसानों ने बोला है कि पारदर्शी नहीं है ये, उसको हम पक्ष और विपक्ष में समझेंगे। जलवायु प्रतिरोधी है, पहला पक्ष पॉइंट क्या है, जलवायु प्रतिरोधी है, कम पानी उच्च तापमान में भी ये अच्छा पैदावार दे सकती है। उच्च पैदावार है, पोषण अधिक है, कम संसाधन को उपयोग करती है, उर्वरक वगैरह कम चाहिए, जीन संपादन का लाभ भी हमें मिलेगा, जैसे बाहरी जीन नहीं डाले जाते हैं, तो इससे सुरक्षित होगा और स्वीकार्य भी होगा कि जो चावल था वही है, बस उसको हमने कुछ चीज़ों से बचाने के लिए उन्नत वर्जन उसका बना दिया है। विपक्ष में क्या है, पारदर्शिता एक कमी है। किसान संगठनों का आरोप है कि ICAR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने डेटा और क्षेत्रीय परीक्षणों में पारदर्शिता नहीं बरती है, यानी कि बीज तो आपने बना लिया लेकिन उसका रीजनल स्तर पर आपने परीक्षण नहीं किया है, ट्रायल नहीं किया है। क्या पता वो किसानों के भू जो है, ज़मीन जो है, उसके जो फर्टिलिटी है उसको कम कर दे, उत्पादकता को कम कर दे। ऐसा भी तो हो सकता है, फर्टाइल लैंड जो है वो कम फर्टाइल हो जाए। तो ये एक समस्या यहाँ पर उभर के सामने आ रही है कि रीजनल लेवल पर आपने इसको ट्रायल में लिया है या नहीं लिया है। ये यहाँ पर पारदर्शिता की कमी, कई सारे किसान संगठन आवाज़ उठा रहे हैं। कानूनी विवाद, जल्दबाजी का आरोप है, IPR के मुद्दे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के मुद्दे हैं, ये भी एक इसमें चुनौती है। कुछ वैज्ञानिक किसान संगठनों इसे पर्यावरण और जैव विविधता के लिए खतरा बताया है। जब आपका पेट भरा हुआ होता है तो आपको इस तरह की चीज़ें होती है कि पर्यावरण और जैव विविधता का हम ध्यान रखें, लेकिन सरकार को तो 140 करोड़ लोग, 150 करोड़ लोगों के भूख की चिंता करनी है, तो थोड़ा सा पर्यावरण और जैव विविधता को इग्नोर कर देते हैं। देखिए, ये टॉपिक आपका पक्ष विपक्ष में भी मैंने मुद्दे बताए हैं, टेक्निकल चीज़ें ही बताई है, SDN1 SDN2 भी बताया है। ये दोनों जीन एडिटिंग की वो तकनीक होती है जिसमें बाहर से कुछ भी शामिल नहीं किया जाता है। SDN3 में बाहर से हम जीन को शामिल करते हैं। मान लीजिए कोई एक दूसरा चावल था, उसका जीन काट करके हमने इसमें डाल दिया, तो वो आ जाएगा दूसरे वाले SDN तकनीक में। तो ये ध्यान में रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल जहाँ से हमने इसको बनाया है उसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, जहाँ से सवाल बनते हैं। इंडिया टेक इन ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन टेक इन ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय तकनीक जो ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग किए गए हैं, जिसमें इंडिजिनस आकाश मिसाइल ने सबसे ज़्यादा अहम भूमिका अदा की है। आकाश जो है ये एयर डिफेंस सिस्टम है, ये अटैक नहीं, डिफेंस का हथियार है। बहुत सारे हथियार हमने उपयोग किए हैं, जिसमें से आकाश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण का है। ICMP में आपको पढ़ाऊंगा, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें कुछ न्यूज़ में इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर न केवल सैन्य सफलता था, बल्कि भारत के स्वदेशी रक्षा तकनीकों का प्रदर्शन भी था, और सारे हमने हथियार टेस्ट कर लिए वहाँ पर। क्यों मैं पिछले 5-6 दिनों से ऑपरेशन सिंदूर पढ़ा रहा हूँ आपको, एक एक पहलू क्यों पढ़ा रहा हूँ। आंसर राइटिंग भी कुछ ग्रुप में मैंने करवाए हैं, नए वाले ग्रुप में कुछ दिनों के बाद जब उसका एंड होगा GS का, उसके बाद करंट अफेयर में हम लोग करेंगे। लेकिन पहले वाले जितने ग्रुप है उसमें करंट अफेयर के मैं ये सवाल भी दे रहा हूँ। वो इसी कारण से भारत हर वर्ष युद्ध नहीं लड़ता है, और छोटी छोटी चीज़ें जो आपके PT मेंस के लिए महत्वपूर्ण हैं वो सारे इसमें पूछे गए हैं, सारे इसमें उपयोग किए गए हैं। तो साइंस एंड टेक का जो सिलेबस है वो करंट अफेयर है, कुछ टॉपिक है स्टैटिक, लेकिन करंट अफेयर ज़्यादातर पूछा जाता है। जितना ज़्यादा आप करंट को तैयार करेंगे उतना ही ज़्यादा सही रहेगा आपके PT मेंस दोनों के लिए। इसीलिए इतना ज़्यादा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं मैप बनाकर ये थोड़ी ना बता रहा हूँ कि कहाँ पर से अटैक करना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए, मेरा काम नहीं है। वो अगर कोई बता रहा है तो आपको वो दिन दहाड़े आपका जेब काट रहा है, समय बर्बाद कर रहा है आपका, क्योंकि वो पूछा नहीं जाता एग्जाम में, कहाँ से अटैक करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, नहीं पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा आकाश के बारे में, IGDMP के बारे में पूछा जाएगा, क्या था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारा, वो पूछा जाएगा। आपसे ये थोड़ी नहीं पूछेगा कि किस किस देश ने हमारा साथ दिया, किसने विरोध किया, क्या करना चाहिए, ये नहीं पूछा जाता है आपसे। DRDO, इसरो, अन्य संस्थानों द्वारा वर्षों के अनुसंधान और निवेश का परिणाम है। जो परिणाम हमें इसमें देखने को मिला, हमने बिल्कुल सटीक लक्ष्य लगाया है। इस ऑपरेशन में आकाश मिसाइल सिस्टम का उपयोग प्रमुख था, जो भारत की हवाई रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आकाश मिसाइल सिस्टम ये स्वदेशी मिसाइल सिस्टम है जिसे DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL ने विकसित किया है। 25 किलोमीटर के रेंज में हवाई खतरों को नष्ट कर देता है। इसका रेंज कई सारे 25 किलोमीटर बोलते हैं, सैन्य अधिकारी कई बार 40 तक भी बोल देते हैं, लेकिन जो प्रमाणित है वो 25 किलोमीटर माना जाता है। क्या है, कमांड कंट्रोल सेंटर, टूल डेवलपमेंट, रडार, जैसे राजेंद्र नाम था इसका, फ्लाइट लेवल रडार, सेंट्रल एग्जीबिशन रडार का उपयोग किया गया।
स्वदेशीकरण ऑपरेशन में 90% से अधिक तकनीकी स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया गया। S-400 एक विदेशी था और रफाल विदेशी था। उसके अलावा मैक्सिमम चीज़ें हमने उपयोग की है, 90% चीज़ें वो स्वदेशी था। स्काल्प मिसाइल विदेशी था और हारूप भी विदेशी था, ठीक है, जिसमें रडार मिसाइल नियंत्रण प्रणालियाँ भी शामिल हैं। आकाश मिसाइल की विशेषता क्या है? 25 किलोमीटर तक के रेंज को 90% सटीकता के साथ में, कई सारे जगहों पर 98% भी सटीकता बताया गया है, ये नष्ट कर देता है। 98% की सटीकता के साथ में नष्ट कर देता है। यह मल्टी टारगेट है, एक बार में 6 से 7 या 12 तक टारगेट को निशाना बना सकता है, ये एक बार बना सकता है। ये ऑपरेशन स्वदेशी ड्रोन सैटेलाइट संचार प्रणालियां भी शामिल थी। इसरो द्वारा विकसित नेविगेशन सिस्टम ने सटीकता मदद की। इसरो ने हमें मैप दिए और नेविगेशन सिस्टम के द्वारा ये हमें बताया कि इस जगह पर निशाना लगाना है, और अपना नेविगेशन सिस्टम था हमारा। कारगिल वॉर के समय में हमने अमेरिका से मांगा था कि आप हमें मदद कीजिए मैप और नेविगेशन सिस्टम के द्वारा, लेकिन उसने मना कर दिया था। उसके पश्चात से हमने अपना नेविगेशन सिस्टम और अपना मैप डेवलप किया है, जिसके कारण से इस बार हमें सफलता मिली है। बिल्कुल सटीकता के साथ में, कुछ सेंटीमीटर और मीटर की सटीकता के साथ में हमने निशाना लगाया, आप इमेजिन कर सकते हैं। इसका पहला सफल परीक्षण 1990 में हुआ। 2019 में इसे पूरी तरह से सेना में शामिल किया गया है। राजेंद्र रडार अन्य सिस्टम ने आकाश को एक प्रभावी हथियार बनाया। रडार ने डिटेक्ट किया और आकाश ने अटैक किया। इसी को कल मैंने पढ़ाया था आपको, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम मैंने आपको कल पढ़ाया है, IACCS करके था, ऐसे ही इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड कंट्रोल ऐसे ही करके था, भूल जाता हूँ बार बार। वो कल मैंने आपको करवाया है। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें रडार भी शामिल हैं, फाइटर जेट भी शामिल हैं, इसमें आकाश भी शामिल है, S-400 भी शामिल है, कल मैंने पढ़ाया था। आज हम लोग IGDMP के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो इसमें हो गया कि भाई बहुत सारे चीज़ें हमने स्वदेशी स्तर पर उपयोग किया। अब एक चीज़ की इसमें चर्चा की गई है, IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के कारण हमें बहुत ज़्यादा मदद मिला है, यानी कि हमारा अपना है, स्वदेशी है, ये हमने देश से बनाया है। IGMDP ये आपका स्टैटिक टॉपिक है, इस पर मैं आंसर राइटिंग करवाता हूँ ग्रुप वगैरह में। जुड़ना हो तो जुड़ जाइएगा, सही समय रहता है लिखने का, ग्रुप बार बार बोलना पड़ता है आप लोगों को। लिखिएगा डेली 1 पेज 2 पेज, ज़्यादा देर नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, 1-1.5 घंटा तो पढ़ते होंगे ना मिनिमम, उससे भी कम पढ़ रहे हैं तब तो राम जी बचाएं आपको। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं टॉपर की कॉपी देखकर इवैल्यूएशन कर लूँगा। एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था मैं टॉपर की कॉपी देखकर इवैल्यूएशन कर लेता हूँ। किस प्रकार से करते हैं आप? ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा ही लिखिए। लिखने पर जोर कम होता है बीपीएससी में छात्रों का, लेकिन जो लिखते हैं सही से उनका आगे मदद मिलता है उनको। प्रीलिम के लिए भी आपका तैयार होता है, उससे मेंस के लिए भी तैयार होता है। 1 से 1.5 घंटा मात्र लिखिए और बाकी समय आप पढ़िए, प्रीलिम के लिए पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। 8-9 घंटे ही पढ़ते होंगे तो बाकी तो 6-7 घंटे आपके पास बचे ही, मोर देन इनफ होता है। अगर क्वालिटी स्टडी किया जाए तो आपकी स्टडी होती, कान में ईयरफोन लगा हुआ है, दिमाग में चल रहा है कि DSP भर के उसको गिरफ्तार कर लेंगे और आगे किताब रखा हुआ है, तो वैसे में क्वालिटी स्टडी नहीं हो पाती है, उसमें आपका ध्यान भटका हुआ रहता है, याद नहीं हो पाता है चीज़ें आपको। देखिए IGMDP क्या होता है, इसके बारे में जब मैंने लिखाया था तो बहुत सारे बच्चों ने सही लिखा था। IGDMP ये IGMDP जो है ये स्टैटिक का टॉपिक है, साइंस एंड टेक का, UPSC के लिए भी और BPSC के लिए भी। क्या है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी शुरुआत मिसाइल मैन जो APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है, वो इसी कारण से कहा जाता है। 1983 में हमें ये अनुभव हुआ कि हमें न केवल अंतरिक्ष में बल्कि हथियारों के स्तर पर भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अंतरिक्ष की सफलता, इसरो की सफलता और हथियारों की सफलता को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते, दोनों साथ साथ बढ़े हैं, ठीक है। IGMDP की शुरुआत 1983 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? स्वदेशी मिसाइल तकनीक विकसित करना, भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। ये जो आप देखते हैं कि इतने सारे मिसाइल के रेंज हैं हमारे पास, शॉर्ट से लेकर लॉन्ग तक, बैलिस्टिक से लेकर क्रूज तक, वो सारे के सारे यहीं से शुरुआत माना जाता है। इस कार्यक्रम को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने नेतृत्व किया, जिसमें अन्य वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों ने सहयोग दिया। APJ कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इस कार्यक्रम के प्रमुख थे, उन्होंने ही इसको लीड किया था, इसीलिए उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
विभिन्न प्रकार के मिसाइल का विकास करना, जैसे सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस, सतह से हवा यानी कि सतह से SAM, है ना। टैंक रोधी मिसाइल, इस प्रकार की मिसाइलें शामिल होती हैं। कुछ मिसाइलों को मैं नाम बताऊंगा, उनको याद करने का मैं आपको शॉर्ट फार्मूला देता हूं। पटना, जहां पर आप रहते हैं, PATNA, पटना। P से क्या हो गया? पृथ्वी। A से क्या हो गया? S हो गया आकाश। T से क्या हो गया? त्रिशूल। N से क्या हो गया? नाग। और A से फिर क्या हो जाएगा? अग्नि। अग्नि यानी कि पटना, PATNA। याद रखिएगा, यही वो 5 मिसाइल हैं जो गेम चेंजर साबित होते हैं, जो गेम चेंजर साबित हो रहे हैं अभी। इसमें कुछ अटैकिंग हैं, कुछ डिफेंसिव है, कुछ अटैकिंग है, दोनों प्रकार के हैं। अपने रक्षा के लिए भी और दूसरे को अटैक करने के लिए दोनों प्रकार के बनाया। अभी तो हमने अग्नि का उपयोग ही नहीं किया। अग्नि को उपयोग करते तो अलग ही कहानी हो जाती, लेकिन हमने इसको बना रखा है। हमारे 2 दुश्मन हैं, दूसरे दुश्मन के हिसाब से बना रखा है। लंबी दूरी की होती हैं। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज 700 से 5000 किलोमीटर तक है। और जो अग्नि प्राइम है उसका तो 10,000 किलोमीटर माना जा रहा है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। ICBM भी आ गया है अब तो अग्नि प्राइम में। पृथ्वी, छोटी दूरी की सतह से सतह मार करने वाली, जिसकी रेंज 150 से 350 किलोमीटर है। यह सामरिक और परमाणु हथियारों के लिए उपयोगी है। पृथ्वी का भी हमने उपयोग नहीं किया क्योंकि बहुत ही घातक मिसाइलें हैं ये। खास तौर से अगर हम पर कोई परमाणु हथियार चलाने की कोशिश करता है तो वैसे क्रम में इसका उपयोग किया जाता है। आकाश, सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है जो हवाई खतरों, विमान, ड्रोन 25 किलोमीटर की रेंज तक में नष्ट करती हैं। कई सारे जगहों पर इसका रेंज ज़्यादा भी बताया जाता है, लेकिन 25 ही आप मान करके चलिएगा। त्रिशूल, छोटी दूरी की सतह से हवा मार करने मिसाइल है जिसकी रेंज 9 किलोमीटर की है। यह नौसेना और वायुसेना के लिए डिजाइन की गई है। छोटे रेंज की मिसाइल है जो बड़ा उपयोगी होती है। नाग, इसको कहा जाता है एंटी टैंक मिसाइल है ये। फायर फॉरगेट मतलब अगर आपने टैंक को मारने के लिए इसको छोड़ दिया तो 100% ये टैंक को उड़ा देगा। जो टैंक का युद्ध होता है उसमें बड़ा उपयोगी माना जाता है नाग को। इसका हेलीकॉप्टर वर्जन भी हमने बनाया था जिसको हेलिना कहा गया था। हेलिना नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन, यानी कि इसको तो सतह से हम लोग छोड़ते हैं, लेकिन हेलिना को हम लोग हेलीकॉप्टर से उपयोग कर सकते हैं, इसलिए उसको हेलिना नाम दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये 5 मिसाइल है जिसका मैंने शॉर्ट में आपको याद करने के लिए बताया। पटना याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा आपको। IGDMP ने उपलब्धियां क्या रही? भारत को मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाया, आयात पर निर्भरता कम कर दी। पहला परीक्षण, अग्नि मिसाइल का पहला परीक्षण 1989 में हुआ जिसने भारत को बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक में सक्षम बनाया। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर होता है। बैलिस्टिक मिसाइल अगर आपने एक बार छोड़ा है तो उसके टारगेट में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वो क्षोभ मंडल को ऊपरी सीमा में जाता है, फिर लंबी दूरी तय करता है, फिर जाकर अपने टारगेट को हिट कर देता है। जबकि जो क्रूज मिसाइल होती है ये सतह से थोड़ी ही ऊपर उड़ती है, जैसे ब्रह्मोस। इसको डिटेक्ट करना पाना बहुत मुश्किल होता है और इसमें चिप लगे होते हैं जो कंप्यूटर संचालित होते हैं। जैसे रास्ते में भी आप इसका टारगेट बदल सकते हो कि भाई पश्चिम की तरफ मत जाओ, उत्तर की तरफ जाओ, आज उत्तर की तरफ तुम्हें जाने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से हम इसका मार्ग परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं उनका हम मार्ग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। दोनों ही खतरनाक होती है। बैलिस्टिक मिसाइल को लंबी दूरी के लिए उपयोग किया जाता है। आकाश का उपयोग आकाश मिसाइल 2019 में भारतीय वायुसेना और सेना में शामिल किया गया, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया है। वैश्विक मान्यता, इस कार्यक्रम ने भारत को वैश्विक स्तर मिसाइल तकनीक में एक मजबूत स्थिति दिलाई है। IGMP को हमने आधिकारिक तौर पर 2008 में समाप्त किया क्योंकि इसकी मुख्य मिसाइलें बनाई जा चुकी थी। अब हमें उसका बस बनाना था, प्रोडक्शन करना था। हमने तकनीक बना ली थी। इसके बाद DRDO ने अलग अलग मिसाइल परियोजनाओं पर काम किया। उसके बाद हमने सोचा कि हर मिसाइल के लिए अलग परियोजनाएं होंगी। जैसे कल भी एक भार्गवास्त्र का परीक्षण किया गया है स्वर्ण ड्रोन के लिए। अगर मुझसे पढ़ रहे हो डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन, तो स्वर्ण ड्रोन क्या होता है अगर ये आपको नहीं पता है तो बहुत गलत बात है। ये मैंने ड्रोन में पढ़ाया था। डिटेक्ट करने वाले स्वर्ण ड्रोन उनको कहा जाता है जो सैनिकों के जैसे बिल्कुल एक साथ सटीकता के साथ तालमेल बिठाते हुए, समन्वय बिठाते हुए किसी दूसरे देश पर अटैक करते। इसको कहा जाता है स्वर्ण ड्रोन। कल मैंने 2 दिन पहले मैंने पढ़ाया था ये ड्रोन। जब मैंने पढ़ाया था उस पर आधारित सवाल भी दिए हैं मैंने। तो ये जो स्वर्ण ड्रोन होते हैं गुरु, इसके विरुद्ध हमने कल भार्गव अस्त्र सारे अपने इंडियन माइथोलॉजी से लिए गए हैं, तो उसका हमने बनाया है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्वर्ण ड्रोन के खिलाफ ये एक अलग प्रोजेक्ट है।
तो डीआरडीओ अब आईजीडीएमपी जो है उस पर काम नहीं करता है, बल्कि अलग अलग मिसाइलों के अलग अलग प्रोजेक्ट डिजाइन करता है। इसके बाद डीआरडीओ ने अलग अलग मिसाइल में तकनीकी कठिनाइयाँ त्रिशूल मिसाइल पर लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाई और इसके बाद इसको रद्द कर दिया गया। समय और लागत कई मिसाइलों के विकास में अपेक्षा से अधिक समय लगे, ये भी माना जाता है। पक्ष और विपक्ष दोनों देखना पड़ेगा। पक्ष क्या है? आत्मनिर्भरता, सुरक्षा, तकनीकी प्रगति, वैज्ञानिक विकास और आर्थिक लाभ हमें प्राप्त हुआ है। चुनौतियां भी हैं, समय की देरी, तकनीकी और सफलता, जैसे त्रिशूल में हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिल पाया। सीमित रेंज है कुछ की, उच्च लागत कई बार देखा गया, प्रतिस्पर्धा है, जैसे S300 S400 से प्रतिस्पर्धा है, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम S500 साइट ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे। S500 रूस के साथ मिलकर के बनाएंगे। वहीं 6th जनरेशन की फाइटर जेट जापान के साथ मिलकर हम लोग बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। अक्षय कुमार पूर्व रक्षा सचिव हैं। रक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बड़ा ही काम किया गुरु। सीडीएस पद के सृजन और उसके अलावा क्या बोला जाता है, अग्निवीर योजना में सचिव अजय कुमार जी का जब रक्षा सचिव थे तो इनका बड़ा योगदान माना जाता है। ठीक है, अच्छी बात। अब ये यूपीएससी के अध्यक्ष बन गए हैं, मुबारक हो इनको। देखिए जरा क्या है, भारत सरकार ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनाए जाएंगे। राष्ट्रपति महोदया इनको नियुक्त करेंगी। अब यहाँ पर रुक जाइए। जितने संवैधानिक बॉडीज़ हैं, यूपीएससी हो गया और कौन कौन से हो गए भाई, और भी हैं 2-3, जैसे कि आपका कौन सा हो गया, एक तो नीति आयोग और संवैधानिक बनाया जाता है, दूसरा आता है आपका वित्त आयोग और कैग, ये सब बॉडीज़ हैं। कैसे इनको पढ़ा जाए? एक साथ पढ़िएगा, 10 से 15 मिनट लगेंगे बस। क्या पढ़ना है? पहले अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? सब में राष्ट्रपति करते हैं। हटाते कौन है? तो सब में महाभियोग है, एक को छोड़कर, यूपीएससी को छोड़कर बाकी सब में महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। यूपीएससी वाले पर आऊँगा मैं। तीसरा पढ़ना है कि कार्य क्या है सबके, वो पढ़ना है। चौथा पढ़ना रिटायरमेंट, तो सबका आयु 65 वर्ष है, सबकी आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, कार्य पढ़ना है, कब स्थापित हुआ ये पढ़ना है, किसको अध्यक्ष बनाया जा सकता है ये पढ़ना है। खत्म हो गया ये। अब प्रीलियम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये संवैधानिक बॉडीज़। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हैं उसको पढ़ने में वैसा नहीं होना चाहिए लाइन बाय लाइन बैठ करके पढ़ रहे, बिल्कुल नहीं, समय की बर्बादी होती है। कम महत्वपूर्ण के होते हैं, केवल प्रीलियम में पूछा जाता है। मेंस में कभी कभार यूपीएससी पूछता है पेपर में, पॉलिटी के पेपर में। तो आपको कैसे पढ़ना है? नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति। हटाते कौन है? तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया, यूपीएससी को छोड़ करके। और कार्य क्या होते हैं, किसे नियुक्त किया जा सकता है, ये आपको बस पढ़ना है। एंड हो गया टॉपिक। SC/ST आयोग, OBC आयोग, सब संवैधानिक बॉडीज़ हैं, इस प्रकार से पढ़ाया था। देखिए यूपीएससी के अध्यक्ष को कैसे हटाया था, ये कैसे अलग है। 65वीं बीपीएससी ने पूछा सवाल कि निम्न में से कौन सी संवैधानिक बॉडी के प्रमुख हैं जिनको हटाने की प्रक्रिया अन्य 3 को हटाने की प्रक्रिया से बिल्कुल भिन्न है। ये MCQ था। तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न है। पहले इन पर देखते हैं कि भाई हटाना चाहिए कि नहीं चाहिए। पहले वो कैटेगरी देखा जाता है, क्राइटेरिया देखा जाता है। क्राइटेरिया देखने के पश्चात से सुप्रीम कोर्ट उसका जांच करती है। बाकी समय तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, यहाँ पर अलग है। सुप्रीम कोर्ट उसका जांच करती है और सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करती है राष्ट्रपति को कि ये जो व्यक्ति है ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके पश्चात इसको हटाया जाता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया अन्य बॉडीज़ में है, इसमें थोड़ा सा अलग है इसको हटाने की प्रक्रिया। संविधान बनाने के पश्चात डॉक्टर अम्बेडकर जी से पूछा गया कि कौन से ऐसे भाग हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो उन्होंने 4 चीज़ों का नाम लिया था। एक कैग का, एक यूपीएससी का, एक सुप्रीम कोर्ट का, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। उन्होंने कहा कि ये 4 जो होंगे ये भारत के 4 पिलर होंगे लोकतंत्र को बचाने के। यूपीएससी मेरिट का प्रहरी होता है। मेरिट यानी कि आपके अंदर अगर क्षमता है तो आप सरकार के साथ मिलकर के काम कर सकते हैं, सिविल क्षेत्र में भी, डिफेंस के क्षेत्र में भी। इसलिए CDS NDA हो या फिर यूपीएससी IAS PCS का एग्ज़ाम, IAS का एग्ज़ाम हो, वो सारे के सारे इसको दिए गए हैं। 1975 से पहले SSC के भी एग्ज़ाम इसी के द्वारा आयोजित करवाए जाते थे। उसके पश्चात से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अलग से गठन किया गया था इसके बोझ को कम करने के लिए। यह नियुक्ति मंगलवार को 14 मई 2025 को किया गया। अजय कुमार गुरुवार 15 मई से पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अजय को 1985 बैच का IAS अधिकारी हैं, केरल कैडर से
बिलोंग करते हैं। पिछला कार्यकाल इनका रक्षा सचिव के रहा है, रक्षा सचिव के रूप में रहा है। अजय कुमार का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होगा। जो भी पहले आ जाए तो इसको याद कैसे करते हैं, 665 याद करते हैं इसको। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी उनके कार्यकाल में हो जाए, तो 65 वर्ष इनका पहले हो जाएगा, पहले हो जाएगा, इसलिए जल्दी रिटायर हो जाएंगे। अप्रैल 2025 तक का रहेगा। अजय कुमार IIT कानपुर के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने मिनेसोटा विश्वविद्यालय, कार्लसन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में PhD की है। जो UPSC के इंटरव्यू वगैरह लेते कभी उनकी डिग्री देखिएगा। लंदन बिजनेस स्कूल से भी पढ़े हुए लोग होते हैं और हिंदी मीडियम से कुछ ज़्यादा ही उनको नफरत होती है। कई सारे ऐसे होते हैं। अजय कुमार ने रक्षा मंत्रालय में रक्षा सचिव के रूप में कार्य किया है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में काम किया है। वो भारत सरकार में डायरेक्टर जनरल नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कॉल्ट्रॉन के प्रबंधन निदेशक भी रहे हैं। ठीक है, इतने सारे स्तरों पर काम किया है। उन्होंने 2020 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS पद की स्थापना, 2022 में अग्निपथ योजना की शुरुआत में भी काफ़ी अहम योगदान दिया है। उसके अलावा उन्होंने डिजिटल इंडिया पहल, जिसमें UPI, आधार, माईगॉव, जीवन प्रमाण और अन्य डिजिटल पहल जो शामिल हैं, इसमें भी उनका योगदान माना जाता है। एक पढ़ा लिखा IAS अधिकारी कितने बड़े स्तर पर परिवर्तन ला सकता है, वो आप देखिए। यहाँ पर IAS अधिकारी की यही खासियत होती है कि पॉलिसी मेकिंग में उनका योगदान होता है। पॉलिसी यानी कि नीतियों के निर्माण में, और नीतियों के निर्माण जो करते हैं वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालते हैं। IPS में ये होता है कि उनके पॉलिसी मेकिंग में उनको जगह नहीं मिल पाती है, तो इसलिए वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत कम IPS छोड़ पाते हैं। बाकी लंबे समय तक इस प्रकार के जो अधिकारी होते हैं वो इम्पैक्ट छोड़ पाते हैं, है ना। राष्ट्रपति की स्वीकृति, राष्ट्रपति ने अजय कुमार को UPSC अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। UPSC के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुई थी। 1999 के एक्ट में इसकी चर्चा थी। उसके बाद 1926 में इसकी स्थापना की गई। 1936 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। 1950 में संविधान लागू होने के बाद इसका नाम बदलकर UPSC कर दिया गया। और भारत का सिविल सेवा है, उसका गठन किसने किया था, तो सरदार पटेल महोदय ने किया था। ठीक है, एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद 315 से 323 के तहत बनाया गया है। 315 से 323 तक कौन सा बॉडी है, 323 तक कौन सा बॉडी है, तो UPSC। 323 खत्म होते ही 324 में कौन सा आ जाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। ये सब याद होना चाहिए सबको। कैसे याद किया है, तो बैठ के रटते हैं क्या, नहीं, इलेक्शन कमीशन पढ़ा तो याद हो गया। अब याद रखिएगा, जैसे ही UPSC खत्म होता है इलेक्शन कमीशन शुरू हो जाता है, तो बस हो गया। UPSC का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए ग्रुप A और ग्रुप B के प्रमुख पदों पर भर्ती करना। इस IAS, IPS, IFS जो राष्ट्रीय सेवा हैं, उनके अलावा NDA, CDS, ये आपका डिफेंस में हो गया और ये आपका सिविल हो गया। यानी कि सिविल में जो बड़े ऑफिसर होंगे या डिफेंस में जो बड़े ऑफिसर होंगे वो यही नियुक्त करता है। यानी कि आर्मी में ऑफिसर वही तो बनते हैं ना, दौर के बहाली वाले ऑफिसर नहीं बन पाते हैं। जो NDA और CDS से आते हैं वो ऑफिसर बन पाते हैं। जो दौर के बहाली वाले होते हैं उनको बहुत धीरे धीरे प्रमोशन मिलता है आर्मी में, है ना। और इसके अलावा जो बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे CAPF का होता है, तो किस में हो गया, अर्धसैनिक बलों में जो ऑफिसर गैंड के होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर वगैरह जाते हैं, वो सब के सब यही चयनित करता है। तो यानी कि जो बड़े ऑफिसर वाले जितने भी जॉब हैं देश में, न केवल सिविल डिफेंस बल्कि तकनीकी, इंजीनियरिंग सेवा, मेडिकल सेवा, सब में सब यही चयनित करता है। परीक्षा आयोजन बहुत सारे परीक्षा आयोजित करवाता है। लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, सभी चीज़ों का आयोजन करवाता है। बहुत ही कैपेबल बॉडी है, अच्छा काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है चंद्रयान 5 मिशन। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, चंद्रयान 5 मिशन का नाम साझेदारी जापान के साथ हम लोग इस मिशन को करेंगे। मिशन भारत जापान के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और जाक्सा के बीच एक संयुक्त परियोजना है। ल्यूपेक्स, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा की सतह और उपसतह पर पानी और बर्फ का अध्ययन करना इसका मुख्य मोटिव रखा गया है। चंद्रमा की सतह पर पानी की मात्रा, गुणवत्ता, ये सब चीज़ें देखेंगे। पृथ्वी पर हम पानी बर्बाद करते हैं, चंद्रमा पर पानी ढूंढ रहे हैं हम। तो हम इंसानों की क्या है ये, तो विरोधाभास है। खैर, क्यों ढूंढ रहे हैं हम, ताकि चांद पर आने वाले समय हम बेस बनाएं और वहाँ से हम आगे की यात्रा करें, इसीलिए हम ढूंढ रहे हैं। इसमें इसरो का बड़ा अहम योगदान माना जाता है। चंद्रयान 1 ने भी पानी की पुष्टि की थी पृथ्वी पर पहली बार, चंद्रमा पहली बार इसी ने पुष्टि की थी। चंद्रयान 5 मिशन अब प्रारंभिक डिजाइन चरण प्रवेश कर चुका है। डिजाइन पूर्ण होने के बाद इंजीनियरिंग मॉडल की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। रोवर हमने जापान से लिया है और लैंडर इसरो का होगा।
रोवर जो उस पर निकल के चलेगा वो जापानी होगा और जो लैंड करेगा वो इसरो का होगा। यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा या चंद्रयान 3 जहां पर उतरा था वहीं पर यह भी उतरेगा। मिशन की अवधि और योजना, चंद्रयान 5 को 2027-28 में लॉन्च करने की योजना है। 100 दिनों तक चलेगा, जिसमें रोवर चंद्रमा की सतह पर 25 डिग्री के ढलान पर यात्रा करेगा और वहां पर पानी और मिट्टी के नमूनों को एकत्र करेगा। जापान और भारत के सहयोग से उसको बनाया गया है। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अगर हाथ में कोई विशेष कष्ट ना हो और लोग जिनको जानते हो पढ़ने लिखने वाले, उनके भी शेयर कर देंगे तो थोड़ा सही रहेगा। अच्छा कंटेंट होता है तो लोगों को मिल भी जाएगा, है ना। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। पढ़ते रहिएगा, मोटिवेटेड होकर पढ़िएगा, बिल्कुल उत्साह के साथ में, ठीक है। डीमोटिवेट नहीं होना है। धन्यवाद।